नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरुजी के डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस प्रोग्राम में। और आज हम डे 60 में चर्चा करने वाले हैं जीपीएस सिस्टम की। इसके पहले वाली क्लास में हमने जीआईएस को समझा था और आपको डिफरेंस बताया था कि जीपीएस अलग होता है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम अलग होता है, और जीआईएस या जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होता है वो अलग होता है। दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी बताया था। और जीआईएस में रास्टर पद्धति क्या है और आपका जो वेक्टर है ये क्या है। जो भौगोलिक सूचना तंत्र है या जीआईएस है, ये दो तरह से काम करता है। एक खर्चीली विधि है और एक सिंपल विधि है। एक में लाइनों का प्रयोग होता है, एक में आपकी सेल या ग्रिड का प्रयोग होता है। जो ग्रिड का प्रयोग करने वाली रास्टर थी वो बहुत ही सस्ती है, लेकिन बहुत ही इसकी जो क्वालिटी है बहुत घटिया किस्म की होती है। और जो वेक्टर बताया था ये महंगी है, जटिल पद्धति है, लेकिन बहुत ही सटीक और बहुत ही शानदार जानकारी देती है, एकदम करेक्ट जानकारी मिलती है। आज की क्लास में हम जीपीएस की चर्चा करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ये हमारा डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस प्रोग्राम चल रहा है और इसमें मेंस में आपको प्रतिदिन 30 मिनट के लिए उत्तर लेखन के लिए प्रश्न मिलते हैं। 3 प्रश्न मिलते हैं आपको, 3 प्रश्न मिलते हैं 3-3 अंक के। एक प्रश्न मिलता है आपको 5 अंक का, एक प्रश्न मिलता है आपको 11 अंक का। और फिर आपको इन सभी प्रश्नों के मॉडल आंसर भी मिल जाते हैं पीडीएफ फॉर्म में। और फिर शाम को 8 बजे के समथिंग एक उत्तर लेखन की 30 से 40 मिनट की क्लास भी मिल जाती है, जो ये डेमो क्लास है। इसी तरह की क्लास आपको मिल जाती है। साथ में प्री में आपको क्या मिलता है, तो 59 टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, 21 फुल लेंथ टेस्ट या एफएलटी हैं, टोटल 100 टेस्ट हैं जिसमें 20 यूनिट वाइज टेस्ट आ जाएंगे। टोटल 7000 से ज्यादा एमसीक्यूज मिल जाएंगे। और आपके लिए ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बिना टेस्ट सीरीज के, बिना प्रैक्टिस के आप किसी भी तरह से एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए ये लगभग मुश्किल है। नामुमकिन नहीं है, लेकिन मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो ये हमारे ऑफिस के नंबर दिए गए हैं, इन पर कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिए। और 1395 में ये अवेलेबल है। मुख्य परीक्षा के नोट्स के साथ फ्री में आपको ये टेस्ट सीरीज और डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस प्रोग्राम मिल जाएगा। पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। पहला प्रश्न क्या है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। इसके पहले आपको यहां पे शॉर्ट फॉर्म में जीआईएस और जीपीएस में फिर से डिफरेंस बता देता हूं। ये हो गया आपका जीपीएस और यहां बना देते हैं जीआईएस। ठीक है, जीपीएस और जीआईएस। जो आपका जीपीएस सिस्टम है इसका फुल फॉर्म अलग ही होता है, इसका फुल फॉर्म अलग होता है। दोनों का फुल फॉर्म भी अलग है। और आप लिखें तो इसका क्या हो जाएगा, आपका ये लिखा हुआ है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। क्या हो जाएगा, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम मतलब क्या हो गया, सीधा सीधा मतलब क्या हो गया इसका, सीधा सा मतलब ये है कि ये आपको भौगोलिक स्थिति की जानकारी देता है। और इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका होता है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। इससे हमें क्या प्राप्त होती है, सूचना प्राप्त होती है। ये भौगोलिक सूचना तंत्र है और ये भौगोलिक आपकी स्थिति का निर्धारण करता है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है, लेकिन नाम एक जैसा दिखता है, इसलिए बहुत सारे लोगों को लगता है कि इनमें कोई अंतर नहीं होगा। तो ये आपका भौगोलिक सूचना तंत्र और ये है आपका भौगोलिक पोजीशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, या जो आपकी जमीन पर सतह पे आपकी स्थिति कहां है, आप कहां पे खड़े हैं, किस तरह से खड़े हैं, ये जानकारी आपको यहां से मिल जाएगी। ठीक है, इसकी बात करें कि जीपीएस की, तो जीपीएस हमें कैसे जानकारी देता है। जीपीएस के लिए एक कृत्रिम उपग्रह या सैटेलाइट का एक जाल होता है। और जीपीएस जो है सैटेलाइट के माध्यम से धरती पर हमारे जीपीएस रिसीवर को जानकारी देते हैं। ये कैसे काम करते हैं, सैटेलाइट द्वारा धरती पर
रिसीवर को, धरती पर उपस्थित रिसीवर के माध्यम से जानकारी देते हैं। और ये आपके जो जीआईएस हैं ये कैसे काम करते हैं, तो ये जीआईएस में होता क्या है, ये सूचना देते हैं, एक सॉफ्टवेयर आधारित पद्धति है। और ये आपकी जैसे सैटेलाइट से रिसीवर को सीधी जानकारी दी जाती है कि कहां पर व्यक्ति खड़ा हुआ है, तो इनके द्वारा सैटेलाइट से एकत्र की गई जानकारी को, ये भी सैटेलाइट से एकत्र की गई जानकारी को, सैटेलाइट से एकत्र जानकारी को क्या कर देते हैं, सॉफ्टवेयर द्वारा सूचना में चेंज कर देते हैं, सूचना में परिवर्तित कर देते हैं। राइट, ये आपको सूचना देते हैं और ये आपको स्थिति का निर्धारण कर देते हैं। तो बस इसमें आपकी विजुअल प्रेजेंटेशन आती है, विजुअल प्रेजेंटेशन बताते हैं अलग से उनका कुछ चित्र वगैरह बनाकर, यहाँ पे आपकी जैसी स्थिति है वैसी की वैसी स्थिति में आपको दिखाते हैं। तो ये हल्का सा एक डिफरेंस बताया है मैंने दोनों में कि आपको कभी कोई डाउट ना हो। अब बात कर लेते हैं ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम की, और ये ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम क्या होता है, इसको कैसे लिखना है, ये आपके लिए जरूरी है। तो सबसे पहले तो चाहे 3 अंक का प्रश्न है, 10 शब्दों में लिखना होता है, 10 से 20 शब्द या 3 से 4 3 लाइनें मिलेंगी, 3 लाइनों में भरपूर यूज कीजिए और आप आराम से लिखिए इसको। सबसे पहले तो आप चाहें तो इसका फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं। फुल फॉर्म में आपको ये लिखा हुआ है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, तो यहां पे आ जाएगा आपका ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। राइट, दूसरे नंबर पे बात करें कि फिर आप इसको लिख सकते हैं जैसे इसमें कि इसका प्रारंभ कब हुआ, तो प्रारंभ के बारे में आप यहां पे आराम से लिखेंगे, प्रारंभ कब हुआ, तो प्रारंभ इसका हुआ 1974 में। कब हुआ, प्रारंभ कब हुआ इसका 1974 में, सॉरी 1973 में, 1973 में हुआ था प्रारंभ। 1 मिनट प्लीज। इस तरह से 3 लाइनों में आपको लिखना है। सबसे पहले चाहें तो आप प्रारंभ लिख दें, फुल फॉर्म चाहें तो फुल फॉर्म लिख दें या प्रारंभ लिख दें। तो ये हुआ आपका वर्ष 1973 में। और किसने किया था इसकी शुरुआत, तो अमेरिका के रक्षा विभाग ने, अमेरिका के रक्षा विभाग ने, रक्षा विभाग ने अमेरिका के क्यों किया, अमेरिका की जो सेना थी उसको क्यों आवश्यकता पड़ी इस तरह के सिस्टम की, तो उन्होंने इस तरह के सिस्टम की आवश्यकता उनको इसलिए लगी क्योंकि उनके कुछ सैनिक हैं कहां पे हैं, लापता हो गए, उसकी जानकारी नहीं लग रही है, या उनके कुछ वाहन हैं उनकी जानकारी नहीं लग रही कि कहां तक आ गए हैं, उनके फोन कॉल कनेक्ट नहीं हो रहे। तो उन्होंने क्या किया कि एक भौगोलिक सूचना ऊपर से एक सैटेलाइट हमें बता देगा, सैटेलाइट का एक रिसीवर हमारे हाथ में होगा और सैटेलाइट देख करके कि धरती पे क्या कैसा कहां चल रहा है और सीधे सिग्नल हमको भेज देगा कि कहां पे क्या जानकारी चल रही है। तो 1973 में अमेरिका के रक्षा विभाग ने इस तरह के सबसे पहले सैटेलाइट की शुरुआत कर दी थी। ठीक है, इसके बाद इसमें ये किस तरह काम करती है, तो ये उपग्रह या जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं, उपग्रह आधारित होती है। कैसी होती है, उपग्रह आधारित होता है, ये सैटेलाइट आधारित होता है, सैटेलाइट ही हमको जानकारी प्रदान करता है। और फिर आप एकाध इसका उपयोग चाहें तो उपयोग भी लिख सकते हैं कि उपयोग किस क्षेत्र में होता है, तो बहुत सारे क्षेत्रों में होते हैं। सटीक भौगोलिक स्थिति का पता करने में आप एक लाइन में लिख सकते हैं, उपयोग है सटीक भौगोलिक स्थिति का पता करने में, भौगोलिक स्थिति निर्धारण में, भौगोलिक स्थिति के निर्धारण में इसका यूज होता है। इससे आपके सभी पॉइंट कवर हो जाएंगे। आपको ये नहीं लिखना है कि रेलवे में, सड़क में, ठीक है, यातायात में या वायु परिवहन में, ये अलग अलग आपको नहीं लिखना है, सीधा सीधा सटीक स्थिति निर्धारण में इसके सारे आपके आयाम कवर हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने आपके लिए जो मॉडल आंसर बनाया था उसमें इस तरह से हमने आपको लिख करके दिया हुआ था। फुल फॉर्म हमने नहीं बताया क्योंकि इंग्लिश में वहीं पे फुल फॉर्म भी आपको दिख जाएगा, तो कोई लिखने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले बताया कि प्रारंभ कब हुआ, वर्ष 1973 में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा किया गया। विशेष क्या है इसमें, अंतरिक्ष आधारित एक उपग्रह नेविगेशन प्रणाली है जिससे पृथ्वी पर किसी स्थान की भौगोलिक स्थिति की सटीक जानकारी प्राप्त हो सकती है। ध्यान रखना, जासूसी करने में आजकल इसका बहुत यूज हो रहा है। दुश्मन देश जो हैं जासूसी करने में कि आपके सैनिक क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं,
भारत के लोग चुपके से गए और पुलवामा में जो हमला हुआ था 14 फरवरी के दिन, और 14 फरवरी के दिन जब पुलवामा में हमला हुआ तो उन लोगों ने जिस तरह से जीपीएस का इस्तेमाल किया होगा, भारत सरकार ने भी ठीक उसी तरह से किया। और यहाँ से हमारे लड़ाकू विमान गए और जीपीएस तकनीकी के माध्यम से नीचे देखते हुए कि कहाँ पे क्या चल रहा है, कहाँ पे इनके जो है वो बेस हैं जहाँ से आतंकवादी लॉन्च होते हैं, तो उनको सीधा उड़ा दिया। ठीक है, तो कुछ ही सेकंड में इतना बड़ा टास्क, इतना बड़ा काम कर दिया। और यदि ये व्यवस्था ना होती तो क्या करना पड़ता, एक तो रात्रि के समय ऐसा कुछ मुमकिन नहीं था। ठीक है, और उनको एक तो दिन के समय जाना पड़ता और बहुत ही नीचे से जाना पड़ता, तब जाके उनको आराम से दिखते कि हाँ यही है लॉन्च पैड। ये तो पता चले कि किसी पाकिस्तान के घर गांव को उड़ा दिया और आ गए यहाँ पे कि हमने आतंकवादियों को उड़ा दिया। ठीक है, तो ये स्थिति से ही हमको इस तरह की जानकारी प्राप्त हो पाती है। और ये स्थिति हमें कैसे प्राप्त होती है, इसके लिए पृथ्वी के चारों ओर सैटेलाइटों का जमावड़ा लगा हुआ है। सैटेलाइट घूम रहे हैं, पृथ्वी पर घूम रहे हैं और पूरी की पूरी जानकारी, मतलब एक ही समय में पूरी पृथ्वी को कवर कर रखा है, इतने सैटेलाइट जो है लॉन्च किए गए। इसके बाद अगला प्रश्न आपके लिए क्या था, अगला प्रश्न था IRNS-1A। और ये IRNS-1A जो है ये आपका किस कैटेगरी का है, सैटेलाइट है एक, और ये सैटेलाइट आपका कब लॉन्च किया गया। तो सबसे पहले जब ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाए तो जो महत्वपूर्ण सैटेलाइट, जैसे इनसैट श्रृंखला का भी मैंने आपको रिमोट सेंसिंग में पढ़ाया था, इनसैट श्रृंखला का। ठीक है, तो इनसैट श्रृंखला जो है 19 में आई थी और 1991, 92 इस तरह चलती रही। वैसे ही आपका IRNS जो है, IRNS जो है, SS जो है, ये श्रृंखला आपकी कब आई थी। तो ये श्रृंखला है, इसका प्रक्षेपण कब किया गया था। तो आपको सीधे यहां पे जानकारी देना है कि इसका प्रक्षेपण कब हुआ, लॉन्च कब हुआ। तो ये हुआ था आपका 1 जुलाई 2013 को इसे लॉन्च किया गया था। पहला पॉइंट तो आपका इसी में हो जाएगा कवर। दूसरा, आप इसमें यह भी बता सकते हैं कि इसमें प्रक्षेपण करने में किस यान का यूज हुआ था। तो प्रक्षेपण यान कौन सा था, यह भी आप बता सकते हैं। कौन सा था इसमें प्रक्षेपण यान, इसमें था आपका PSLV C-22। कौन सा था, PSLV C-22, ये था इसमें यान। तो आप इसमें इसके यान का नाम लिख सकते हैं। और एक पॉइंट बचा तो उसमें आप इसका विशेष लिख दीजिए। विशेष में कोई एक विशेषता बता दीजिए। विशेषता में बस आपको ये बता देना है कि ये श्रृंखला है या IRNS श्रृंखला है, IRNS श्रृंखला है, श्रृंखला का पहला उपग्रह था। ये क्या था, का पहला उपग्रह था। तो इस तरह से, इसी तरह से मैंने भी लिखा हुआ है, मैंने मॉडल आंसर में भी इसी तरह से लिखा हुआ था। ये देख लीजिए आप, प्रक्षेपण कब हुआ, 1 जुलाई 2013 को हुआ। और प्रक्षेपण के बाद प्रक्षेपण यान कौन था, PSLV C-22 था। विशेष क्या था, IRNS श्रृंखला का पहला उपग्रह जो कि मानचित्रण व आपदा प्रबंधन में उपयोगी है। उद्देश्य जरूर स्पष्ट करना है कि किस उद्देश्य से भेजा गया था। उद्देश्य आपने नहीं लिखा तो आपको नंबर कम मिलेंगे, उद्देश्य लिख दिया तो 3 में 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। राइट, तो उद्देश्य जरूर आपको यहां पे बता देना है। ठीक है, क्योंकि इसका जो उद्देश्य था वो था आपदा प्रबंधन में उपयोगी होना, मानचित्रण करना, यातायात में जो चालक होते हैं, वाहन चालक होते हैं, उनको दृश्य और श्रव्य जानकारी देना। जैसे आप जीपीएस का यूज करते हैं तो कहीं पे मुड़ना होता है तो वो पहले बता देता है 300 मीटर के बाद एक टर्न आ रहा है, लेफ्ट टर्न आ रहा है कि राइट टर्न आ रहा है, सारी जानकारी आपको वो बोल के भी बताता है और वहां दिखाता भी। तो दृश्य और श्रव्य जो हमें जानकारी मिलती है वो इसी सैटेलाइट के माध्यम से प्राप्त होती है। तो जीपीएस पद्धति में आपका IRNS-1A है, उसके द्वारा दृश्य और श्रव्य, चालकों के लिए दृश्य और श्रव्य जानकारी उपलब्ध करवाना, आपदा के समय सहायता करना, मानचित्र वगैरह तैयार करना, जल, स्थल और वायु में यातायात संचालन में सहायक सिद्ध होना और किसी भी चीज की गणना इत्यादि करने में इनका यूज होता है।
और INS श्रृंखला का पहला उपग्रह था। इस तरह से एक उपग्रह जो है सैटेलाइट भेजा गया था। अब बात कर लेते हैं, जो तीसरा प्रश्न था वो था गगन। और जो गगन है, ये जो गगन है आपका, इसके बारे में हमने बहुत शानदार तरीके से लिखा हुआ है, प्रश्न बनाया था तो आंसर शानदार बनाया है इसका गगन का। लेकिन ध्यान देना, जो गगन पद्धति है ये विश्व में भारत के पास उपलब्ध होने वाली, ये इस सुविधा को उपलब्ध करने वाला संसार का चौथा देश बन गया था भारत। ठीक है, संसार का चौथा देश 10 अगस्त 2010 में ये पद्धति भारत में चालू हो गई थी। और 10 अगस्त 2010, कब? 10 अगस्त 2010, 10 अगस्त 2010 को इस पद्धति को प्राप्त करने वाला भारत विश्व का चौथा देश बन गया था। चौथे में सबसे पहला कौन था? सबसे पहला तो था भाई साहब अमेरिका। दूसरा कौन था? तो दूसरा था रूस। और तीसरे थे यूरोपियन स्पेस एजेंसी, मतलब यूरोप मान लीजिए आप। चौथा देश, चाइना से पहले हमने मंगलयान भी भेज दिया और चाइना से पहले हमने गगन भी लॉन्च करके और सफलतापूर्वक उसका यूज किया। ये है क्या? तो जो गगन है ये जीपीएस बेस्ड है। क्या है गगन? जीपीएस बेस्ड है गगन। जीपीएस बेस्ड है ये गगन। गगन का मतलब होता है जीपीएस एडेड जियो, जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंट नेविगेशन। अर्थात यदि हम बात करें तो ये एक तरह से यातायात उपलब्ध करवाने के लिए, अच्छा हवाई यातायात उपलब्ध करवाने के लिए एक सैटेलाइट का जाल है। और यदि हम पूरा विश्व का मानचित्र बनाएं तो विश्व के मानचित्र पर जो हमारा भारत है ये केवल भारत के लिए उपयोगी नहीं है, बल्कि भारत ने ये लगा करके यहां से जो अफ्रीका महाद्वीप फैला हुआ है, अफ्रीका महाद्वीप यहाँ दक्षिण पूर्वी एशिया के 10 देश, इस तरह से इतने एरिया को कवर करती है ये पद्धति। मतलब इतने एरिया में भारत सरकार के सैटेलाइट, भारत के सैटेलाइट घूम रहे हैं। इतने एरिया में यदि किसी भी प्रकार का कोई भी वायुयान जा रहा है तो उसकी पूरी स्थिति की जानकारी हमारे पास रहती है। और हमसे किसी भी देश के द्वारा, कोई भी देश हमसे ये जानकारी मांगेगा तो उसका हम चार्ज भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। ये पद्धति सबसे पहले अमेरिका के पास में थी, इसलिए अमेरिका किसी भी देश में कोई घटना होती है तो उसकी जानकारी देने के लिए बहुत पैसा मांगता था और पैसा लोग देते भी थे। अब हमारे भारत के पास में है, इसलिए भारत सरकार से हमारा बांग्लादेश हुआ, हमारा श्रीलंका हुआ, हमारा नेपाल हुआ, इन 3 देशों ने तो सीधे सीधे इसका समर्थन किया और सीधे सीधे हमसे जुड़ गए हैं, हम पर आश्रित हैं। इसके अलावा अफ्रीका महाद्वीप के देश, इसके अलावा दक्षिण पूर्वी एशिया के देश, ये सब के सब देश भारत सरकार के नजर में आ गए हैं। भारत सरकार इन पर नजर रख सकता है। इनके यहाँ जो रेल यातायात हो रहा है, इनके यहाँ सड़क यातायात हो रहा है, इनके यहाँ हवाई यातायात हो रहा है, कौन सा सिस्टम कहाँ जा रहा है, पूरी जानकारी भारत के पास है। ये तो चलिए ठीक है, हमने दूसरे देशों के फटे में टांग अड़ाने के लिए इस तरह का काम नहीं किया है। हमने अपने देश में प्रगति करने के लिए, अपने देश की प्रगति के लिए इतना ज्यादा रुपया खर्च किया है। इसमें आपकी इसरो के साथ इंडियन जो आपकी एरोनॉटिक्स कंपनी है, इसका एक बड़ा हिस्सा इसमें लगा हुआ है। ठीक है, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है और इसरो ने मिलकर 750 करोड़ रुपए खर्च करके इस गगन पद्धति को लागू किया है या सफलतापूर्वक चला दिया है, प्राप्त किया है। यहां पे समझने वाली बात यह है कि पहले जो हमारे यहां से कोई वायुयान उड़ता था तो वो उड़ रहा है, उसको यहां से भारत से यहां जाना है, तो उसके पास में प्रॉपर एक इस तरह से कोई, जैसे हमारे पास में होता है ना, जैसे जीपीएस के माध्यम से हम जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो हमें किस गली में जाना है, वहां पे तुरंत टर्न लेना है, यहां टर्न लेना है, सीधे जाते हैं, कहीं भी मिस्टेक नहीं होते। ऐसा हमारा एरोप्लेन में नहीं चलता था। एरोप्लेन में ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं था। एरोप्लेन में एक बहुत बड़ा रूट हुआ करता था, उसके माध्यम से पता चलता था। तो मतलब 100 मीटर से भी ज्यादा के दायरे में यहां से वहां जा रहे हैं, कभी यहां जा रहे हैं, कभी यहां जा रहे हैं, कभी यहां जा रहे हैं, पता ही नहीं चलता था। अब क्या होगा, एरोप्लेन को यहां से इस स्थान पर जाना है तो एक सीधी रेखा
सैटेलाइट ने खींच दिया, सैटेलाइट बता रहा है सीधे चलो, आप बिल्कुल सीधे जा रहे हैं, थोड़ा भी यहां वहां होते तो तुरंत आप गलत जा रहे हैं, थोड़ा लेफ्ट हो जाइए, अब आप सही आ गए हैं। तो सीधे आपको जानकारी रहेगी। इसलिए भारत सरकार के जितने भी, या भारत सरकार के अड़ोसी पड़ोसी देशों के जो भी वायुयान यहां से उड़ेंगे, उनको अतिरिक्त ईंधन का खर्च नहीं होगा, उनका अतिरिक्त समय खर्च नहीं होगा, सही समय पे और सही ईंधन में वो अपनी यात्रा कर पाएंगे। पहला तो फायदा ये हुआ। इस कारण से अब क्या होना चाहिए कि दाम घट जाना चाहिए हवाई यातायात के, घटेंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा दूसरा हमें फायदा क्या हो गया, दूसरा हमें ये फायदा हो गया कि हमारे जो एयरपोर्ट रहते हैं, यहाँ पे जो लॉन्च पैड रहते हैं, कभी कभी क्या होता है कि बादल रहते हैं, तो हवाई जहाज तो बादलों के, जो आपके एरोप्लेन होते हैं वो तो बादलों के ऊपर समताप मंडल में उड़ते हैं, बादलों वगैरह से ऊपर उड़ते हैं, तो उनको नीचे आने में उनको हवाई पट्टी नहीं दिखती है या तमाम प्रकार की चीजें होती हैं। तो अब उनको नीचे देखने की आवश्यकता भी नहीं है, उनको सीधा देखना है, उनको अपना उसमें जीपीएस बताएगा कि आप बिल्कुल सही स्थान पे आ गए हैं और सही स्थान पे आपकी पट्टी है, आपको बस लैंड करना है। ठीक है, तो वो सीधे उसी के सहारे लैंड करेंगे। अब उनको मौसम से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मौसम खराब है तो हमारा लैंड नहीं हो पा रही है फ्लाइट, ऐसा कुछ भी नहीं है। और तमाम प्रकार के जो भूमि पर जो ये लगाए गए थे सिस्टम वगैरह, इनको भी हटा दिया जाएगा, इनकी भी अब आवश्यकता नहीं रही है। एयरपोर्ट पे देखेंगे बड़े बड़े सिग्नल्स लगे रहते हैं, लाइटें जलती रहती हैं, ये सब आडंबर जो है अब हट जाएगा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो गगन जो है आपको समझ में आ गया, ये है क्या, आपको लिखना कैसे है। लिखने में आपको कुछ नहीं करना है, पूरा नाम बता देना है, जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंट नेविगेशन सिस्टम है। और निर्माता कौन है, इसरो और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 750 करोड़ रुपए लगा करके इसको चालू किया। विशेष क्या है, हवाई यातायात हेतु अमेरिकी जीपीएस की तर्ज पर भारतीय उपग्रह आधारित नेविगेशन तंत्र है। ऐसा करने वाला भारत अमेरिका, रूस, यूरोप के बाद तीसरा देश बन गया है। और इसका केवल और केवल हवाई यातायात में यूज नहीं होगा, इसका यूज रेल में भी होगा, सड़क परिवहन में भी होगा, और जो आपका जल परिवहन है इसमें भी होगा। इसका सर्वेक्षण, मानचित्रण वगैरह करने में भी इसका यूज हो जाएगा, और कृषि में भी इससे मदद मिल पाएगी। तो तमाम प्रकार से हमारे लिए बहुत ही उपयोगी एक चीज है ये। और एक चीज और आपको बता दूं, पहले के समय में कोई वायुयान उड़ता था, ठीक है, ये समझ लीजिए आपकी कोई वायुयान यहां से उड़ रहा था, ठीक है, ये वायुयान कोई यहां से उड़ रहा था, मछली के आकार का बना दिया मैंने, ठीक है, ये वायुयान कोई यहां से उड़ रहा था और यहां से भी एक वायुयान आ रहा था, ठीक है, यहां से भी एक वायुयान आ रहा था। अब क्या होगा कि ये जो वायुयान आ रहा था, यहां से जा रहा था, यहां से जा रहा था, दोनों वायुयान 100 मीटर दूर तक ही आ सकते हैं। और 100 मीटर दूर से उनके अंदर का जो सिस्टम लगे रहते थे, तो वो रेड कलर से जलने लगते थे कि कोई भी 100 मीटर के अंदर दायरे में है, अब आप दूर दूर हो जाइए। तो उनको दूर रहना पड़ता था। लेकिन अब जो है, तो टक्कर की आवश्यकता नहीं थी, टक्कर नहीं हो सकती थी क्योंकि 100 मीटर से ही दूर रहना है। लेकिन इससे ये होता है ना कि जैसे आज का समय तो चलिए ठीक है, लेकिन आगे के समय में जैसे हमारे यहाँ पे गाड़ियां चल रही हैं जमीन में इतनी ज्यादा, यदि हम बोले कि कोई भी गाड़ी 100 मीटर से दूर रहेगी सड़क पे, कोई भी गाड़ी, मोटरसाइकिल या कार 100 मीटर से, आपस में 100 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। तो बताइए क्या होगा दिल्ली में, गुड़गांव में, मुंबई में, इंदौर में, क्या होगा, मतलब पॉसिबल नहीं है ना। ऐसे ही हम भविष्य को देखें कि जिस तरह से आज जो एरोप्लेन है, आज से 50 साल पहले इतने नहीं थे, 20 साल पहले इतने नहीं थे, आज बहुत सारे एरोप्लेन हैं। अब धीरे धीरे क्या हो रहे हैं कि वो एरोप्लेन की संख्या और बढ़ती जा रही है, तो इनको नजदीक लाना है। और अब ये 7.5 मीटर नजदीक रह सकते हैं बिना टक्कर के। ओके, तो ये सिस्टम बहुत ही शानदार है, और ये नेविगेशन प्रणाली को आप यहां समझें तो ज्यादा बेस्ट है। यहां पे देखिए किस तरह से काम करने वाली है। ये सैटेलाइट है, भारत सरकार ने छोड़े हैं, ये विश्व का इतना एरिया कवर हो रहा है। चाइना भी हमारे रडार में आ गया है, चाइना और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, जापान तक हमारी पहुंच में आ गए हैं। अब चीन के अंदर कौन सी फ्लाइट उतर रही है, कौन सी फ्लाइट जा रही है, पूरी जानकारी भारत को रहेगी कि अभी किस मिनट पे, कितने सेकंड पे, कहां पर वो फ्लाइट है, ठीक है।
तो ये हमारे नजर में रहेगा। इन सभी देशों को हमारा गगन जो है जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंट नेविगेशन सिस्टम और इंडियन सैटेलाइट बेस्ड है। ये सिस्टम पूरा इंडिया के इसरो और आपकी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसको निर्मित किया गया है। अब बात करें हम जीपीएस तकनीक को प्रभावित करने वाले कारक, ऐसे ही हमने रिमोट सेंसिंग में बताए, जीआईएस में बताए और जीपीएस में बता रहे हैं। ये 5 अंक का प्रश्न हूबहू आपसे पूछा जा सकता है या थोड़ा बहुत घुमा करके भी इस तरह से प्रश्न बन सकता है। तो इस प्रश्न में आपको क्या करना है, फॉर्मेट मैंने आपको बार बार बताया कि 5 अंक का जो फॉर्मेट है वो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे एक देना है आपको हेडिंग देना है और सीधे आपको जो लाइनें मिलने वाली हैं उनका भरपूर प्रयोग करते हुए मेरी मान के चलिए 5 लाइनें तो आपको लिखना ही है, लेकिन एक लाइन एक्स्ट्रा 6 लाइनों में आपको आंसर देना है। राइट, तो यहां पर लिखेंगे कि जीपीएस तकनीक को प्रभावित करने वाले कारक, ये हो जाएगी आपकी हेडिंग और फिर हो जाएंगे आपके 5 पॉइंट। देखिए, जीपीएस तकनीक को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, कौन कौन इनको प्रभावित करता है। तो सबसे पहले जीपीएस की तरंगें भौतिक कारकों जैसे पर्वत, पहाड़, इमारतों आदि से टकराकर विक्षेपित हो जाती हैं। यह है आपकी धरती और यह है आपका कोई सैटेलाइट। अब सैटेलाइट को जो तरंगें मिलती हैं वो सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं वही जब रिफ्लेक्ट होकर यहां पहुंचती हैं तो वो यहाँ की जानकारी हमें दे पाता है। वो फिर रिसीवर को भेजता है तो हम रिसीवर से देख पाते हैं। आपके मोबाइल में भी रिसीवर होते हैं, जीपीएस रिसीवर। घटिया क्वालिटी के मोबाइलों में घटिया क्वालिटी के रिसीवर होते हैं, अच्छी क्वालिटी के मोबाइल में अच्छी क्वालिटी के रिसीवर होते हैं। जैसी क्वालिटी होगी उस तरह से काम करेगा। तो ये क्या होता है, कभी कभी यहाँ कोई पर्वत है तो उससे विक्षेपित होकर यहाँ से सूर्य का प्रकाश यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, तो कभी सैटेलाइट पे प्रॉपर नहीं पहुंचता है, जिसके कारण से हमें थोड़ा सा यहाँ वहाँ जानकारी हो जाती है। कभी कभी हम देखते हैं कि हम जिस जगह पे खड़े होते हैं उस जगह को वो थोड़ा सा दूर बता रहा होता, या किसी का घर आपने देखा है और आप जीपीएस पे या उस पे लोकेशन निकालेंगे तो थोड़ा सा दूर जाके उसका वो रेड कलर का चिन्ह बनेगा। तो वो क्या होता है, इसी कारण से थोड़ा बहुत विक्षेपित हो जाता है, ज्यादा विक्षेपित नहीं होता। नेक्स्ट है, इस तकनीक को वायुमंडलीय घटनाओं जैसे तूफान और सौर विकिरण भी प्रभावित करते हैं। सूर्य के विकिरण और तूफान, कभी तूफान आ जाए तो वो विकिरण भी यहां वहां हो जाएंगे तो भी प्रभावित होता है। मानवीय हस्तक्षेप जैसे हैकिंग है या अन्य डिवाइसों के अनुचित प्रयोग से समस्या आ जाती है, कभी कभी हैक भी कर लिया जाता है। राइट, जीपीएस उपग्रह में प्रयुक्त उपकरणों के खराब होने से यह गलत जानकारी प्रदान करने लगते हैं। जीपीएस उपकरण, जीपीएस ही आपका जो ये सैटेलाइट है इसका कोई पार्ट खराब हो गया तो गलत जानकारी मिलने लगती है। प्रयुक्त डिवाइस के हार्डवेयर निर्देशों में त्रुटि आने से, जो आपकी डिवाइस है, आपके मोबाइल है, उसमें किसी प्रकार की त्रुटि आने से स्थान निर्धारण में भी त्रुटि आ जाती है। आपके मोबाइल में जीपीएस जो रिसीवर है वो लो क्वालिटी का है तो भी गलत जानकारी मिलेगी। हल्की क्वालिटी के जीपीएस रिसीवर में बार बार अपडेशन न होने से भी सही स्थिति की जानकारी नहीं हो पाती है। हल्के क्वालिटी के जो जीपीएस रिसीवर होते हैं वो बार बार अपडेट नहीं हो पाते हैं, इस कारण से उनमें सही जानकारी नहीं मिल पाती है। तो 5 अंक का प्रश्न था और ये है आपके लिए 11 अंक का प्रश्न। 11 अंक का प्रश्न भी एक रिमोट सेंसिंग में भी बताया, उसके उपयोग आपको याद रखना है, जीआईएस के उपयोग याद रखना है, जीपीएस के उपयोग भी आपको याद रखना। इनमें से जो प्रश्न आएगा, सेम प्रश्न, इन 3 में से एक प्रश्न आपका 11 अंक का और एक प्रश्न आपका 5 अंक का आना ही है। थोड़ी सी भाषा बदल देंगे और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सीधा सीधे सिलेबस में आपको ये चीजें दी गई हैं और इनमें से प्रश्न पूछेगा तो 11 अंक का यहीं से पूछ सकता है, इनके उपयोग पूछ सकता है। ठीक है, तो जीपीएस तकनीक के विभिन्न क्षेत्रों में जो उपयोग हैं वो जीआईएस के उपयोगों में काफी हद तक समानता है। उसमें सूचना बेस्ड है और इसमें स्थिति बेस्ड है, बस इतना सा अंतर है। तो 11 अंक के प्रश्न में जो भूमिका है वो हर प्रश्न में मैंने आपको बताया है। सबसे पहले 2 से 2.5 लाइन का आपको क्या देना है, इंट्रो देना है या प्रस्तावना जैसे लिखना है कि आप किस चीज की चर्चा करने वाले हैं। लास्ट में आपको 2 से 2.5 लाइन का एक कंक्लूजन देना है या निष्कर्ष देना है, बहुत ही जरूरी है। बीच में है आपकी जो बॉडी पार्ट, चित्र वगैरह बनाना है तो इसी बीच में ही कोई चित्र बनाना है, अदरवाइज चित्र नहीं बनाना है। ठीक है, चित्र बनाना है तो इसी बॉडी में बनाना है, इसके ऊपर या इसके नीचे चित्र बनाने का कोई औचित्य नहीं रहेगा। तो सबसे पहले जो आपने इंट्रो दिया, इंट्रो में आप जीपीएस की परिभाषा भी यहां देख सकते हैं
कि जीपीएस तकनीक अंतरिक्ष आधारित एक उपग्रह नेविगेशन प्रणाली है जिससे पृथ्वी पर किसी स्थान की भौगोलिक स्थिति की सटीक जानकारी प्राप्त होती है। क्या है ये जीपीएस? धरती पर आप जहां खड़े हैं उसकी सीधी जानकारी आपको मिल जाए या किसी भी स्थान की जानकारी आप प्राप्त कर पाए। मैप जो है, गूगल मैप चलाते हैं, यही गूगल मैप है। तो ये जानकारी हमें प्राप्त होती है। इस तकनीक से मानव जीवन के अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, जिनमें से कुछ निम्न है। तो परिवहन के क्षेत्र में उपयोग देखें, वायु परिवहन में इसके द्वारा विमान को मार्ग की प्राप्ति होती है, हवाई अड्डे की पहचान करने में सुविधा प्राप्त होती है और टक्कर से भी बचाया जाता है। सड़क परिवहन में देखें तो न्यूनतम दूरी वाला मार्ग, जब आप देखें कि इंदौर से भोपाल के लिए या इंदौर से मुंबई के लिए, तो आप देखेंगे कि कार से जाने के लिए अलग मार्ग बताएगा, पैदल जाने के लिए अलग मार्ग बताएगा और बाइक से जाने के लिए अलग मार्ग बताएगा। रेल मार्ग अलग होते हैं, तो ये मार्ग बता देगा और सबसे जो नियरेस्ट होगा न्यूनतम दूरी वाला मार्ग, वो आपको प्रेफर करता है। रूट पे ये भी बता देता है कि किस क्षेत्र में यातायात ज्यादा है, किस क्षेत्र में यातायात नहीं है, ये जानकारी भी यही देता है। तो न्यूनतम दूरी मार्ग बताता है, मार्ग में होने वाला कोई अवरुद्ध या अवरुद्ध होने पर वैकल्पिक मार्ग की सुविधा भी देता है। रेलवे में इसके द्वारा ट्रेनों की स्थिति का निर्धारण करना, रूट की जानकारी देना और उनकी टक्कर को रोकना भी एक प्रमुख इसकी विशेषता मानी जाती है। इसके अलावा संचार के साधनों में किसी व्यक्ति के मोबाइल फोन द्वारा उसकी भौगोलिक स्थिति प्राप्त की जा सकती है। किसी व्यक्ति के मोबाइल की लोकेशन खुली हो तो अपन ये बता सकते हैं कि वो व्यक्ति कहां पर है, कहां पर स्थित है। युद्ध इत्यादि के समय इस तकनीक द्वारा रॉकेट और मिसाइलों को दिशा भी दी जाती है कि किस दिशा में जाना है, कहां पे जाके गिरना है, जाके इस्लामाबाद में गिरना है कि कराची में गिरना है कि कहां गिरना है, ये जानकारी इसी से देते हैं। बीजिंग में गिराना है या कहां गिराना है, लेकिन गिराना कहीं पर भी नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। सैन्य अभियानों में इसके द्वारा किसी सैनिक या वाहन की स्थिति की जानकारी, सैनिकों के पास एक यंत्र होता है जीपीएस वाला, उस यंत्र के माध्यम से कोई सैनिक कहां पर है इसकी जानकारी ले सकते हैं कि कहां पे होगा वो सैनिक। कभी कभी लापता हो जाते हैं, भटक जाते हैं सैनिक, बर्फ के नीचे दब जाते हैं, तो उनको ढूंढने में आसानी होती है। वाहनों में भी जीपीएस सिस्टम लगा होता है ताकि पता चले कि वो वाहन कहां पर मौजूद है। इसके बाद सर्वेक्षण की बात करें तो सर्वेक्षण में दुर्गम, पहाड़ी, जंगली क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर विभिन्न संसाधनों की खोज भी की जा सकती है। समुद्री तल सतह पर तटवर्ती क्षेत्रों में आपदाओं और संसाधनों की जानकारी ली जा सकती है। इस प्रकार के सर्वेक्षण से प्राकृतिक आपदाओं के घटित होने से पूर्व चेतावनी दी जा सकती है। ये सब के सब जो चीजें हैं, ये आपकी गूगल मैप से काफी हद तक हमें सरलता से हो जाती है। पर्यावरण में देखें तो संकटग्रस्त प्रजातियों की निगरानी कर सकते हैं हम, गूगल मैप से देख सकते हैं सैटेलाइट से कि इनकी पर्याप्त निगरानी हो रही है या नहीं। संरक्षण दे सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं, मैपिंग भी कर सकते हैं। भूकंप की निगरानी, भूकंप की स्थिति परिवर्तन की निगरानी वैज्ञानिकों को सहायता मिलती है। और जंगल में आग और समुद्र में तेल रिसाव जैसी पर्यावरणीय आपदाओं का विश्लेषण करने में सहायक होती है ये पद्धति। इसके अलावा कृषि वगैरह के क्षेत्र में भी कुछ यूज हैं जो हम देख लेते हैं और इसी के बाद में फिर नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे। कृषि है, इसमें किसानों को खेतों का नक्शा बनाने में, खेत जो है किस आकार के हैं आप देखेंगे आजकल कई ऐप आ गए हैं जिन ऐप के माध्यम से आप घर पर बैठे बैठे अपने मोबाइल में अपने खेतों का नक्शा बना सकते हैं, खेतों को नाप सकते हैं। हमारा खेत जो है कितने वर्ग स्क्वायर फीट का है या कितने वर्ग मीटर का है या कितने एकड़ का है, कितने हेक्टेयर का है, कितने बीघे का है, पूरी जानकारी आपको इसी मैप के माध्यम से मिलती है। ठीक है, तो किसी निश्चित क्षेत्र की पहचान भी आप कर सकते हैं मैप के माध्यम से। इससे किसान कीटनाशक छिड़काव हेतु आधुनिक कृषि यंत्र में ड्रोन पद्धति का सहारा लेते हैं। आपने देखा होगा कि दवा छिड़कने के लिए, खेतों में दवाई छिड़कने के लिए, पेस्टिसाइड का यूज करने के लिए आजकल ड्रोन का यूज होने लगा है। आपको बस ड्रोन में दवाई भर देना है, ठीक है, उसका जो टैंक रहता है उसमें दवा भर देना है और ड्रोन को उड़ा देना है और उसमें एक बार कमांड दे दोगे तो भी चलेगा, या फिर आप अपने मोबाइल से उसको कहीं भी यहां वहां घुमा करके और अपने पूरे खेत में छिड़काव कर सकते हैं। या फिर एक बार कमांड दे दोगे, जितना एरिया उसका जीपीएस में सिलेक्ट कर दोगे उस एरिया में ऑटोमेटिकली वहां तक जाएगा और फिर वहां से आएगा और आपके पूरे के पूरे खेत में, पूरे के पूरे प्लॉट में दवा का छिड़काव
कर देगा। इसके द्वारा किसान फसलों के रोपण, निराई गुड़ाई हेतु विशिष्ट मौसम को भी पहचान सकते हैं। और अन्य क्षेत्रों में देखा जाए तो इसरो द्वारा निर्मित व्योमित्र रोबोट है। पीएससी में प्रश्न पूछा गया था कि व्योमित्र रोबोट का निर्माण किसने किया? इसरो ने। मैंने आपको महाअभ्यास में भी पढ़ाया था। इस तकनीक के प्रयोग से नेविगेशन सुविधा मिलती है। नेविगेशन सुविधा मतलब यातायात वगैरह की सुविधा या उपग्रह से आधारित कोई भी जानकारी हमें मिलती है। इसके द्वारा सरकारी एजेंसियों किसी व्यक्ति के संदिग्ध होने पर उसकी निगरानी भी रख सकती हैं। सरकार चाहे तो किसी व्यक्ति पर निगरानी रखने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। वो कहाँ जा रहा है उसकी पूरी जानकारी उसको सरकार लेती रहेगी। इसकी स्पष्टता से परिवहन, सैन्य, कृषि, खनन एवं मानचित्रण जैसे कार्यों में सहायता मिलती है। आज आप देखेंगे कि जो ये गूगल मैप है, भारत और चाइना वगैरह ये हम एरिया देखते हैं तो उतना ज्यादा हमें स्पष्ट नहीं दिखाता है जितना हमें अमेरिका में दिखता है। अमेरिका को देखना आप गूगल मैप में तो बहुत स्पष्ट दिखेगा। इंडिया उतना स्पष्ट नहीं दिखता है क्योंकि भारत सरकार और चाइना सरकार, यहाँ के जो देश हैं, वो गूगल को परमिशन नहीं देते हैं इतना स्पष्ट दिखाने की, तो थोड़ा सा हल्का सा ब्लर दिखाते हैं। बाकी अमेरिका को देखोगे तो और भी ज्यादा स्पष्ट दिखाएगा। अब धीरे धीरे जो है जो सैटेलाइट जितने दूरी पे हम लॉन्च कर रहे हैं उससे कुछ सैटेलाइट की दूरी को कम कर दिया है। जो ध्रुवीय सैटेलाइट हैं ये 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई से ऊपर रहते हैं, 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक रहते हैं। तो इनमें जब कैमरे लगा दिए जाते हैं तो ये थोड़ी सी ज्यादा हमें सटीक जानकारी देते हैं। इसके साथ अंत में आपको क्या लिखना है? तो अंत में आपको देना है 2 से 2.5 लाइन का निष्कर्ष, और निष्कर्ष और इंट्रो आपको 5 नंबर देके जाएंगे दोनों मिला के। फिर बॉडी में तो कुछ ना कुछ तो लिखोगे ही, ये आपको 5 नंबर देके जाएंगे। और भले ही आपने कितना अच्छा आंसर लिखा है और इंट्रो और ये नहीं दिया तो आपको 6 नंबर से ज्यादा नहीं मिलेंगे क्योंकि इनका बहुत ज्यादा महत्व है। तो जीपीएस तकनीक की उपयोगिता मानव जीवन के लिए क्रांति साबित हुई है, किंतु इसके विभिन्न प्रकार के दुरुपयोगों के कारण अनेक प्रकार की समस्याएं भी उत्पन्न हुई हैं। अतः हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि इस तकनीक का सीमित उपयोग ही लाभदायक है। मैंने रिमोट सेंसिंग में आपको चित्र बना के भी बताए थे, वैसे ही आप चाहें तो इसमें भी एक आध सैटेलाइट का चित्र बनाएं, लेकिन वो चित्र आपका इन्हीं उपयोगों में होना चाहिए, ना तो निष्कर्ष के बाद होना चाहिए, ना ही इंट्रो के पहले। चित्र का भी ध्यान देना है, ना इंट्रो के पहले ना निष्कर्ष के बाद। और दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि आजकल जीपीएस का गलत इस्तेमाल भी हो रहा है। लोग दूसरों की निगरानी करना शुरू कर दिए हैं, जो कि कई क्षेत्रों में गलत इस्तेमाल भी इसका हो रहा है टेक्नोलॉजी का। तो उस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो हमें इसका सीमित उपयोग करना चाहिए। किसी भी चीज का सीमित उपयोग ही सही है, असीमित उपयोग हर चीज का गलत होता है। अति सर्वत्र वर्जते। और इसी के साथ ये हमारा मेंस की तैयारी के लिए डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस प्रोग्राम 30 मिनट के लिए उत्तर लेखन के लिए प्रश्न मिलते हैं। 5 प्रश्न, 3 प्रश्न 3-3 अंक के, एक प्रश्न 5 अंक का, एक प्रश्न 11 अंक का। दिन भर में जब भी समय मिले आप लोग लिख लीजिएगा। शाम को मॉडल प्रश्नों का मॉडल आंसर हम डाल देते हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं। फिर 30 से 40 मिनट की उत्तर लेखन की क्लास भी इसी तरह से मिल जाती है। प्री की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। टोटल 100 टेस्ट रहेंगे, 20 रहेंगे यूनिट वाइज, 59 रहेंगे टॉपिक वाइज और 21 रहेंगे फुल लेंथ FLT। टोटल 7,000 से ज्यादा एमसीक्यूज और आपके सिलेक्शन के लिए पर्याप्त हो जाएंगे ये एमसीक्यूज। 1395 में ये दोनों चीजें आप ले सकते हैं, या फिर मुख्य परीक्षा के नोट्स लेते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में ये चीजें फ्री में मिल जाएंगी। अधिक जानकारी के लिए ऑफिस के नंबर पर आप लोग कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये क्लास आपको बहुत ही पसंद आई होगी। पसंद आई है क्लास तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको क्लास कैसी लगी। मुलाकात होगी जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।